हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अपने इस चैनल बीसी लर्निंग के माध्यम से संगम काल विषय पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग संगम कालीन चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के प्रमुख शासकों और उनसे जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों के साथ साथ संगमकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से ये अध्ययन सामग्रियां अत्यंत उपयोगी हैं। इसे मैंने बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जो संगम साहित्यों से संबंधित थी, कि ईस्वी पूर्व 300 से 300 ईस्वी के बीच के अवधि में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में 3 राज्यों चेर, चोल एवं पांड्यों की स्थापना हुई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग चेर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करें तो चेर तीनों दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक प्राचीनतम था। चेरों के विषय में प्रथम प्रामाणिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपादा के रूप में मिलता है। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर राज्य मध्य एवं उत्तरी केरल के प्रदेश में स्थित था, जो वर्तमान के कोंकण मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी ट्रावंकोर एवं कोचीन के क्षेत्र में विस्तृत था। तो ये इनका भौगोलिक विस्तार था चेर राज्य का। संगम ग्रंथों में चेर राज्य की राजधानी के रूप में वंजी एवं तोंडी दोनों का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक प्राचीन चेर शासक जो थे उनको वानवार जाति का बताया गया है। जो प्रमुख चेर शासक हैं वो 4 हैं। इन्हें आप देखें। पहला उदयनजेरल, दूसरा नेदुनजेरल आदन, तीसरा पल्यानैसैल केलु कुट्टवन, चौथा सेन गुट्टवन या धर्मपरायण कुट्टवन। इसके अतिरिक्त अन्य चेर शासकों के संबंध में भी जानकारियां संगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले उदयनजेरल। उदयनजेरल चेर राज्य का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, जिसने चेर राज्य को संगठित किया था। संगम साहित्यों के अनुसार उदयनजेरल ने महाभारत युद्ध के योद्धाओं, सेना नायकों को भोजन करवाया था और अपने राज्य में उसने एक बड़े भोजनालय या पाकशाला का निर्माण करवाया था। दूसरा, नेदुनजेरल आदन। यह नेदुनजेरल आदन जो था वो उदयनजेरल का पुत्र था। सत्ता प्राप्त करने के उपरांत किसी पड़ोसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करके वहां से उसने यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था तथा उनसे विपुल धन प्राप्त कर उन्हें मुक्त कर दिया था। जिस राज्य पर उसने आक्रमण किया था उसकी पहचान स्पष्ट नहीं है। तो नेदुनजेरल आदन के साथ यह एक प्रमुख घटना है कि उसने यवन व्यापारियों को बंदी बनाया तथा उनसे धन प्राप्त करके उन्हें मुक्त कर दिया था। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें। नेदुनजेरल आदन ने काठियावाड़ से मंगलोर तक निवास करने वाले कदम्बू जाति के लोगों को परास्त कर क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। ये कदम्बू जाति के जो लोग थे, तो नीलकंठ शास्त्री, जो दक्षिण भारत का इतिहास, इस विषय पर उन्होंने शोध कार्य किया है, इसको कदम्ब वंश का पूर्ववर्ती जाति मानते हैं। और ये कदम्बू जाति के लोग इस क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों को लूट लेते थे। तो नेदुनजेरल आदन ने इनको परास्त करके इस क्षेत्र में शांति स्थापित किया था। नेदुनजेरल आदन चोल राजा कारिकल से परास्त हुआ था। कारिकल चोल राजा था और इसी ग्लानि से उसने आत्महत्या कर ली थी। नेदुनजेरल आदन ने 2 उपाधियां धारण की थी, अधिराज एवं श्रमय वरम्बन।
ये दो उपाधियां नेदुंजेरल आदन की थी। आगे बढ़ते हैं। पल्याने सैलेकेलु कुट्टवन, पल्याने सैलेकेलु कुट्टवन यह तीसरा महत्वपूर्ण चेर शासक था। यह नेदुंजेरल आदन का भाई था और आदन की मृत्यु के बाद यह राजा बना। इसकी सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी और इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने अगप्पा दुर्ग एवं कोंगू प्रदेश को भी जीता था। चौथा जो महत्वपूर्ण चेर शासक था वो सेन गुट्टवन या इसे धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है। नेदुंजेरल आदन का यह पुत्र था जो लगभग 180 ईस्वी में शासक बना। यह चेर वंश का महापराक्रमी शासक था। इसने पत्नी या कन्नगी पूजा प्रारंभ किया था। तो नेदुंजेरल आदन के साथ पत्नी पूजा जुड़ा हुआ है। इसने पत्नी या कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। कन्नगी पति धर्म की प्रतीक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि इसने भी धारण की थी। सेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो सेनगुट्टवन के साथ है कि उसने चीन में अपने राजदूत भेजे थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चेर शासक भी हैं, जैसे पेरुंजेरल इरमपोरई, यह एक अन्य महत्वपूर्ण चेर शासक था। इसने हिमालय तक चेर राज्य की विजय पताका फहराई थी और इसकी जो उपाधि थी अमरय वरम्बन की उपाधि इसने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अडिगयमान या नडुमान यह एक अन्य महत्वपूर्ण चेर शासक था, या जो है सो एक सामंत शासक था। यह तगडूर का चेर राजा या सामंत था जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। सेय नामक एक अन्य चेर शासक था जिसे हाथी की आंख वाला सेय कहा जाता है। इसकी जो उपाधि थी मांदरंजीरल इरमपोरई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चेर शासक और उनसे जुड़े घटनाक्रम हैं जिससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप ध्यान से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम चोल राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चोल राज्य अर्थात चोल मंडलम वर्तमान में कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली और तंजौर के क्षेत्र में स्थित था। चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। चोलों का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है जो व्याकरण ग्रंथ है। अशोक के धौली शिलालेख में चोल राज्य का उल्लेख किया गया है। टॉलमी के भूगोल, जिसका नाम ज्योग्राफी सेनेटेक्सस मूल पुस्तक का नाम है, इसमें तथा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें दो चोल राज्यों का उल्लेख किया गया है। उत्तरी चोल राज्य की राजधानी अर्काट थी तथा दक्षिणी चोल राज्य की राजधानी उरैयूर थी। आगे बढ़ें। संगम योगीन प्रथम चोल राजा के रूप में जिस शासक का नाम संगम साहित्यों में मिलता है उसका नाम है उर्वप्पहर इलंजेत सेन्नी। इसने उरैयूर नगर की स्थापना किया था, यह याद रखें आप। कारिकल जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक था। बचपन में आग से जल जाने के कारण यह एक टांग से लंगड़ा हो गया था। इसे झुलसी टांग वाला भी कहा जाता है। कारिकल का अर्थ है झुलसी टांग वाला। इसके द्वारा चोल सिंहासन का अधिग्रहण किया गया तथा राजधानी कावेरी पत्तनम पर इसने अधिकार कर लिया। शिल्पदी कारगम के अनुसार कारिकल ने मगध, अवंती तथा वग्र अर्थात बुंदेलखंड से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। कावेरी नदी के मुहाने पर कारिकल ने पुहार पत्तन का निर्माण कराया था।
तो पुहार पत्तन का निर्माणकर्ता कारिकल था, जो चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। कारिकल की नौसेना काफी शक्तिशाली थी। इसने सिंघल अर्थात श्रीलंका के विजय की सूचना भी मिलती है कि इसने श्रीलंका पर भी इसने विजय स्थापित किया था कारिकल ने। कारिकल की मृत्यु के पश्चात नेडमुडकिल्लित चोल राज्य का शासक बना। 9वीं सदी में विजयालय के चोल शासक बनने तक चोल राज का इतिहास काफी अस्पष्ट है। तो ये चोल राज्य के राजाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। अब हम पांड्य राज्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगास्थनीज ने भी इंडिका में पांड्य राज्यों का उल्लेख किया है तथा बताया है कि यहाँ मातृसत्तात्मक सत्ता थी, किसी रानी का शासन था पांड्य राज्य में। यह मेगास्थनीज इस बात का उल्लेख करता है। पांड्यों का जो राजकीय चिन्ह था वह मत्स्य अर्थात मछली थी। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी, जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुमूल्य मोतियों और उत्तम कोटि के वस्त्रों के उत्पादन के संदर्भ में किया गया है। अर्थात मदुरै जो था वह बहुमूल्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और उत्तम कोटि के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों की राजधानी मदुरै। संगम जुगीन जो पांड्य राज वर्तमान में मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली तथा ट्रावनकोर जिले में ये विस्तृत था। यह राज्य संगम जुगीन पांड्य राज्य। आगे देखते हैं। बदिमब लनम्बन्नी को साहित्यों के अनुसार प्रथम पांड्य शासक माना जाता है, लेकिन प्रथम ऐतिहासिक जो पांड्य राजा था वह नेडियोन को माना जाता है। नेडियोन ने पहरुली नदी का नामकरण किया था तथा दक्षिण भारत में सागर पूजा की परंपरा नेडियोन ने आरंभ की थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पलसालय मुडुकुडुम्मी यह दूसरा महत्वपूर्ण पांड्य शासक था, जिसने पलसालय अर्थात यज्ञशालाओं का निर्माणकर्ता कहा गया है। पलसालय इसकी उपाधि थी। मुडुकुडुम्मी की उपाधि जो थी वह पलसालय थी, और पलसालय का अर्थ होता है यज्ञशालाओं का निर्माणकर्ता, जो मुडुकुडुम्मी की उपाधि थी। आगे बढ़ते हैं। नेंडुजेलियन संगम युग का यह सर्वाधिक प्रतापी पांड्य राजा था। नेंडुजेनियन प्रसिद्ध तलैया लंगनम के युद्ध में इसने चोरों और चोलों की संयुक्त सेना को हराया था तथा चेर शासक सेय को इसने बंदी बना लिया था। तो तलैया लंगनम का जो युद्ध का जो विजेता था वह नेंडुजेलियन पांड्य शासक था, जिसमें उसने चेर शासक सेय को बंदी बनाया था। मदुरै कांची में नेंडुजेलियन की योग्यता और वीरता का विवरण है। नेंडुजेलियन स्वयं एक कवि था और इसने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में दूत भेजा था। तो ये नेंडुजेलियन के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिल्पदी कारकम के नायक कुवलन को नेंडुजेलियन के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि शिल्पदी कारकम का नायक कुवलन और नायिका कन्नगी है, तो इसको कुवलन को मृत्यु दंड शिल्पदी कारकम के अनुसार नेंडुजेलियन के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन बाद में जब नेंडुजेलियन को उसके निर्दोष होने की बात जब पता चला तो ग्लानि से उसने आत्महत्या कर ली, पछतावे से। तो नेंडुजेलियन आत्महत्या कर लिया था। नेंडुजेलियन के बाद उसका जो भाई था वोरिवर सेलीय यह शासक हुआ। इसने नौभरण की उपाधि धारण की थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संगमकालीन सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर भारत के चातुर्वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य संगमकालीन समाज में नहीं मिलता है, खास करके आरंभिक संगमकालीन जो सामाजिक जीवन है उसमें। लेकिन फिर भी संगमकालीन समाज जो था वह विभिन्न वर्गों में विभाजित था और वर्ग भेद इसमें उपस्थित था। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग थे। अंडनार, अंडनार अर्थात ब्राह्मण अथवा पुरोहित वर्ग, इनको अंडनार कहा गया है। अरसर, यह शासक वर्ग है, दूसरा प्रमुख वर्ग है। वेनिगर, ये वणिक वर्ग है अर्थात व्यापारी वर्ग। और चौथा वल्लाल, ये बड़े समृद्ध कृषक वर्ग हैं, इन्हें वल्लाल कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, वैदिक संस्कृति के दक्षिण में प्रसार के कारण विभिन्न सामाजिक वर्गों में ब्राह्मणों का स्थान सम्मानजनक था। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों के संचालन के साथ साथ ये राजकीय कार्यों के संचालन में भी योगदान देते थे। इन्हें कुछ सामाजिक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और उन्हें दान भी प्रदान किए जाते थे। लेकिन जो ये यज्ञ होते थे वह यज्ञ जो है सो आम जनता में प्रचलित नहीं थे। सामान्यतः यह राज्य द्वारा ही इन यज्ञों का आयोजन किया जाता था। अरसर अर्थात शासक वर्ग दूसरा प्रभावशाली वर्ग था। धनी कृषक वर्ग अर्थात वल्लालों को ही अरसर वर्ग में शामिल किया जाता था। मतलब जो धनी कृषक वर्ग थे उनको शासक वर्ग में शामिल किया जाता था। एक महत्वपूर्ण प्रथा थी वेतची प्रथा, जिस पर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें आप देख लें कि संगमकालीन समाज में यह प्रथा विशेषकर मरवा जनजातियों में प्रचलित थी। वेतची प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत पशुओं की चोरी, दूसरे राज्यों की संपत्तियों को लूटना, लूटमार करना आदि कार्य किए जाते थे। और जो मरवा नायक या जो मुखिया होते थे उनको शासक अपने सैन्य अभियानों में भी शामिल करते थे। तो वेतची प्रथा मुख्य रूप से मरवा जनजातियों में प्रचलित थी। यह भी संगमकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे ये जनजातियां। युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में पाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था और जो ये मूर्तियां बनाई जाती थी उन्हें नड्डुकल या विरक्कल कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विभिन्न व्यावसायिक वर्ग भी समाज का हिस्सा थे। व्यवसाय ही जाति का प्रतीक बन गया था। अर्थात जो व्यवसाय लोग करते थे उनकी जाति भी उनके व्यवसाय से जुड़ी थी, जैसा कि उत्तर भारत में था। आगे बढ़ते हैं। समाज में वेनिगर अर्थात व्यापारियों की स्थिति भी सम्मानजनक थी। देशी और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। इस काल के प्रमुख बंदरगाहों में तोंडी, मुजरी तथा वंजी प्रमुख बंदरगाह थे। पुहार में व्यापारियों के बड़े बड़े 2 मंजिले भवन स्थित थे, जिसका उल्लेख संगम साहित्यों में मिलता है। या फिर टॉलमी ने भी अपने भूगोल में और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी इसका उल्लेख मिलता है। वल्लालों अर्थात कृषकों के भी कई वर्ग थे। वल्लालों का एक वर्ग जो उच्च सैनिक एवं सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। चोलों में इन्हें अरसू तथा वेल कहा जाता था। इस वर्ग को किसानों के जिस वर्ग को उच्च सैनिक और सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था, चोलों में उन्हें अरसू और वेल कहा जाता था तथा पांड्यों में इन्हें काविदी कहा जाता था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषि कार्य में संलग्न वल्लालों को वल्लालर और उनके मुखिया को वेल्लिरी कहा जाता था। अर्थात वल्लालर जो थे वो कृषि कार्य में संलग्न कृषक थे, उनको वल्लालर, और जो इनके मुखिया होते थे उनको वेल्लिरी कहा जाता था। आगे बढ़ें। स्त्रियों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो उच्च वर्ग की स्त्रियों में की सामाजिक स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। निम्न वर्ग की स्त्रियां पुरुषों के साथ खेतों में कार्य करती थीं। महलों में स्त्री अंगरक्षक भी नियुक्त किए जाते थे।
विधवाओं की स्थिति काफी दयनीय थी समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। उच्च वर्गों में बहुपत्नित्व प्रथा मौजूद थी। इस काल के ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका पालन कितना होता था इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। पंचतिनय अर्थात प्रेम विवाह को पंचतिनय कहा गया है संगम साहित्यों में। कैकिनय अर्थात इसे एक पक्षीय प्रेम को कैकिनय कहा गया है, और अनुचित प्रेम पेरुंदिनय कहा जाता था। तो संगम साहित्यों में पंचतिनय, कैकिनय और पेरुंदिनय ये प्रेम विवाहों और के लिए प्रयुक्त टर्मिनोलॉजी है, इसे आप याद कर लें। खेतों में कार्य करने वाले जो मजदूर वर्ग थे उन्हें कडेसियर कहा जाता था। संगीत एवं नृत्य मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। संगीत नृत्य मंडलियों को पानर एवं बिडेलियर कहा जाता था। ये भी कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, इसे आप ध्यान से देख लें, पानर और बिडेलियर। अब संगमकालीन आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो संगम काल के आरंभिक चरण में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि नहीं थी। ऐसी मान्यता है कि अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार किया था। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ और यह एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई थी, और विभिन्न व्यवसायों एवं व्यापार का भी तदनंतर विकास हुआ। आगे देखते हैं। व्यावसायिक वर्गों में पुलैयन ये रस्सी बनाने वाले थे, शिकारी होते थे, मछुआरे होते थे, कुम्हार, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, गरेड़िया आदि शामिल थे। भूमि मापन की जो इकाई वेली, माहोती, नाली, अल्लाकू, उल्लाक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है संगम साहित्यों में, जो भूमि मापन की इकाई हैं। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था दक्षिण भारत का। देसी और विदेशी व्यापार का भी काफी विकास हुआ था। अवनम बाजारों के लिए प्रयुक्त शब्द है संगम ग्रंथों में। अवनम अर्थात बाजारों में सामानों की खरीद फरोख्त होती थी। अधिकांशतः जो व्यापार होते थे वह वस्तु विनिमय के रूप में होता था। सिक्कों का प्रचलन इसके कम साक्ष्य मिलते हैं। तोंडी, मुजरिस तथा पुहार इसमें यवन व्यापारियों की बस्तियां थी। तोंडी, मुजरिस तथा पुहार में। आगे बढ़ें। संगम काल में रोम के साथ व्यापार काफी विकसित अवस्था में था। अरिकामेड्डू में रोमन लोगों की बस्ती थी, जहां से रोमन सम्राट ऑगस्टस एवं टिबेरियस के मोहरें जो है सो प्राप्त होती हैं। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अरिकामेड्डू में यहाँ से रोमन सम्राट ऑगस्टस एवं टिबेरियस की मोहरें मिलती हैं। चीन एवं यूनान से भी व्यापार किए जाते थे। संगम राज्यों से पश्चिमी देशों को जो वस्तुएं निर्यात किए जाते थे उनमें काली मिर्च, मसाला, हाथी दांत, रेशम, सूती वस्त्र, मलमल आदि थे। और जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उनमें जो है सो कीमती पत्थर, छपे हुए वस्त्र, सीसा, टीन, तांबा, शराब आदि हुआ करते थे। तो ये आयातित वस्तुएं थी। अन्य तथ्यों पर जरा विचार करें तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेड्डू को पोडुका कहा गया है। यह प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस बंदरगाह को पोडुका कहा है इरिथ्रियन, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में, तो अरिकामेड्डू था। टॉलमी ने कावेरी पत्तनम को खबेरिस नाम दिया है। चेर राज्य के जो बंदरगाह थे मुजरिस, तोंडी, कोट्टायम। चोल राज्य के बंदरगाहों के रूप में पुहार और उर्रई का महत्वपूर्ण स्थान था। पांड्य राज्य के बंदरगाहों में सालियूर, कोरकाय और अरिकामेड्डू ये पांड्य राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कोरकाय जो था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अब राजनीतिक जीवन पर भी एक नजर डालते हैं। संगमकालीन राजनीतिक जीवन। तो संगमकालीन राजनीतिक जीवन जो था वह राजतंत्रात्मक था। राज्य को मंडल कहा जाता था। राजपद वंशानुगत था।
राजा की जो सभा थी, राजसभा, वह मनरम कहलाती थी। सर्वोच्च सेनापति को एनाडी कहा जाता था। युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में पाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था। ये मूर्तियां नड्डुकल या बिरक्कल कहलाते थे, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया है। संगम साहित्यों से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह पता चलता है कि संगम राज्यों का स्वरूप संभवतः कुल संघात्मक था, अर्थात एक ही कुल के विभिन्न परिवारों के व्यक्ति राज्य कार्य में भाग लेते थे। इनमें उत्तराधिकार के संघर्ष भी होते थे। आगे बढ़ें। धार्मिक जीवन, जो किंवदंती के अनुसार अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय है। मरुगन तमिल क्षेत्र में पूजे जाने वाले सर्वप्रमुख देवता थे, जिनका अस्त्र बर्छी अर्थात जिसको वेल कहा गया है, इनका अस्त्र था और इनका प्रतीक मुर्गा था, तथा विशेष रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र के शिकारियों द्वारा पूजे जाते थे। मरुगन साहित्यों में मरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है, जिसका कालांतर में कार्तिकेय अर्थात स्कंद के साथ इनका तादात्म्य स्थापित हो गया। आगे बढ़ते हैं। तिरुमल विष्णु को कहा गया है, अर्थात विष्णु तिरुमल के रूप में पूजे जाते थे। मेरुडम अर्थात इंद्र की भी पूजा की जाती थी। इंद्र के लिए मेरुडम शब्द का प्रयोग मिलता है तमिल साहित्यों में। पुहार में इंद्र की वार्षिक जो पूजा होती थी वह वार्षिक उत्सव के रूप में की जाती थी। यह पूजा पुहार में आयोजित होती थी। मरियम्मा एक देवी के रूप में उल्लिखित हैं। यह परशुराम की माता के रूप में वर्णित हैं और चेचक रोग जो होता था वह मरियम के द्वारा दिया गया रोग माना जाता था। ये चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आम जनता में यज्ञादि का प्रचलन नहीं था, कालांतर में भक्ति उपासना की एक पद्धति के रूप में विकसित हुई थी, जिसका विवरण हमने ये वैदिक साहित्य का वैदिक धर्म का पुनरुत्थान विषय से संबंधित अपने वीडियो में किया है। आगे बढ़ते हैं। अब संगमकालीन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों और तथ्यों पर हम विचार कर लें तो मंडलम अर्थात राज्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। नाडु प्रांत के लिए प्रयुक्त शब्द है। वल्लनाडु जिला के लिए प्रयुक्त शब्द है। मन्नम वंदन कारवेन यह राजा के लिए प्रयुक्त शब्द है। नलवय राज दरबार को नलवय कहा गया है। मनरम राज्यसभा को मनरम कहा गया है। तुसी सेना की अग्र टुकड़ी तुसी कहलाती थी। सेना की पिछली टुकड़ी कुलय कहलाती थी। पैरूर बड़ा गांव को पैरूर शब्द दिया गया है संगम साहित्यों में। सिरैरूर छोटे गांव को सिरैरूर कहा गया है। नगर के लिए उर शब्द का प्रयोग मिलता है। मुडूर पुराने गांव को मुडूर कहा गया है। पट्टनम तटीय शहर को पट्टनम कहा गया है। सार्वजनिक स्थल के लिए पेडियम शब्द का प्रयोग किया गया है। पेडियम अर्थात सार्वजनिक स्थल। अवय गांव की जो सभा होती थी, विशेषकर छोटे गांवों की जो सभा होती थी, उसे अवय कहा गया है। अमियचार मंत्री के लिए प्रयुक्त शब्द है। उर्रार गुप्तचर के लिए प्रयुक्त शब्द है। तेरू गली के लिए प्रयुक्त शब्द है। और प्रमुख सड़कों को सालय कहा गया है। प्रमुख सड़क सालय। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है तिरुकाम्पुलियर। यह चेर चोल एवं पांड्य राज्य का संगम स्थल था। तिरुकाम्पुलियर, इसे आप याद कर लें। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि चेल चोर और पांड्य राज्य के संगम स्थल के रूप में कौन सा स्थल वर्णित है, तो तिरुकाम्पुलियर था। कन्नगी एवं कोवलन शिल्पदी कारकम ग्रंथ के नायिका एवं नायक हैं, जैसा कि संगम साहित्य से संबंधित अपने वीडियो में मैंने बताया है। कोवलन पर मदुरा में रानी का नुपुर चुराने का अभियोग लगता है, जिसमें पांड्य राजा नेंडुजेलियन उसे मृत्युदंड दे देता है। कन्नगी चूंकि कोवलन निर्दोष है
इसलिए कन्नगी श्राप देती है और इस श्राप से मदुरा नगरी जल करके नष्ट हो जाती है। बाद में नेदुंजेलियन आत्महत्या कर लेता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले इस बात पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, इसे आप ध्यान से देख लें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित सामग्री लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।